श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है सनलाइफ लिमिटेड के शेष 31 मार्च 2018 को निम्न प्रकार है। 31 मार्च 2018 के शेष दिए गए हैं 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each fully paid up 6 लाख। 30,000 इक्विटी शेयर्स है, 20 रुपए प्रति अंश जो उनका अंकित मूल्य है और वो फुली पेड अप है और 6 लाख रुपए की इक्विटी अंश पूंजी है। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each ₹8 पेड अप 2 lakhs। 25,000 इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए वाले। तो ये जो शेयर्स हैं 55,000 ये दोनों ही 20-20 रुपए वाले हैं। फर्क कितना है कि वो जो 30,000 शेयर्स है वो फुली पेड अप है तो 6 लाख रुपए की पूंजी है और ये 25,000 शेयर्स है तो 20 रुपए अंकित मूल्य वाले, लेकिन ये 8 रुपए पेड अप है, इन पर 12 रुपए भी मंगवाए जाने हैं और जो पूंजी है वो है 2 लाख रुपए की। 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुली पेड अप 15,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाले फुली पेड अप है, 1,50,000 रुपए पूंजी है और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 5 पेड अप 50,000 और 10,000 इक्विटी शेयर्स भी 10 रुपए वाले ही हैं लेकिन उन पर 5 रुपए ही अभी तक पेड अप है, चुकाए गए हैं। इस प्रकार से 50,000 रुपए की अंश पूंजी है। तो दो कैटेगरी है, दो श्रेणियां हैं अंशों की, एक तो 20 रुपए अंकित मूल्य वाली और दूसरी 10 रुपए अंकित मूल्य वाली। और इनमें भी जो कुछ अंश हैं वो अंशतः प्रदत्त है, फुली पेड अप नहीं है, उन पर कुछ पैसा मंगवाया जाना भी बाकी है। जनरल रिजर्व है 4,50,000 का, सरप्लस है 50,000 का और क्रेडिटर्स है 2 लाख की। इस प्रकार से जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी साइड दी हुई है और एसेट्स में गुडविल है 25,000 की, बिल्डिंग है 6 लाख की, मशीनरी है 3,75,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000 के, स्टॉक है 3 लाख का, डेटर्स है 1,50,000 के, बिल्स रिसीवेबल्स बीआर है 50,000 के और बैंक है 1,30,000 का। इस प्रकार से एसेट्स दी हुई है। हमको इक्विटी अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात करना है। तो आंतरिक मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो हम विधि अपनाते हैं शुद्ध संपत्ति विधि, जिस विधि की हमने पिछले क्लास में बात की थी, शुद्ध संपत्ति विधि। उसी विधि के आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे और शुद्ध संपत्ति विधि से ज्ञात किया गया प्रति अंश मूल्य अंश का आंतरिक मूल्य कहलाता है। तो हम शुद्ध संपत्ति विधि में हम ये देखते हैं कि अगर हम मान लें कि जो कंपनी है वो अगर समापन में चली जाए तो अपनी संपत्तियों को बेचने से उसको जो राशि प्राप्त होगी उसमें से जब बाह्य दायित्वों को वो चुका देगी, उसके बाद उसके पास कितनी शुद्ध संपत्तियां बचती हैं और वो शुद्ध संपत्तियां उसके अंशधारियों के लिए उनकी पूंजी का पुनर्भुगतान करने के लिए शेष बचती हैं। तो संपत्तियों को बेचने के बाद प्राप्त राशि से बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो शेष राशि बचती है वह शुद्ध संपत्ति कहलाती है और उस शुद्ध संपत्तियों से ही अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस लौटाई जाती है और शुद्ध संपत्तियों में अंशों की संख्या का भाग लगाकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है और ऐसा मूल्य अंशों का आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स कहलाता है। तो जब कंपनी समापन में चली जाती है तो संपत्तियों को बेचा जाएगा और जब संपत्तियों को बेचा जाएगा तो संपत्तियों का पुस्तक मूल्य ही प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। कुछ जो उनका जो उस समय जब बेचे जाने के समय, समापन की तिथि के समय जो उनका वसूली मूल्य होगा वो वसूल होगा। तो इन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन अगर करें तो ख्याति के 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर आज ही 31 मार्च 2018 को ये कंपनी समापन में चली जाए और इनकी संपत्तियों को बेचा जाए तो ख्याति जो कि पुस्तकों में 25,000 रुपए की दिखाई गई है उस 25,000 की जगह 15,000 रुपए वसूल होंगे। भवन का 12 लाख रुपए मिलेगा जबकि पुस्तकों में 6 लाख रुपए दिखाया हुआ है। मशीनरी 3,75,000 की दिखाई हुई है लेकिन मशीनरी का 3 लाख रुपए मिलेगा। विनियोग 50,000 का दिखाया हुआ है लेकिन जो वर्तमान मूल्य है 31 मार्च को वसूली मूल्य वो 35,000 का होगा बेचने पर। स्टॉक 3 लाख का पुस्तक मूल्य है लेकिन 2.5 लाख में बिकेंगे और डेटर्स 1.5 लाख रुपए के हैं, 1,50,000 के हैं लेकिन उनसे 1,40,000 रुपए ही वसूल होने की संभावना है। बीआर 50,000 के हैं, उनको पुस्तक मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है और बैंक में पैसा है 1,30,000 का। तो इस प्रकार से अगर इन संपत्तियों को बेचा जाए तो संपत्तियों का जो मूल्यांकन होगा वो इस प्रकार से होगा। तो शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा ही हम आंतरिक मूल्य ज्ञात करते हैं अंशों का। तो शुद्ध संपत्ति विधि में सबसे पहले हमको शुद्ध संपत्तियों की गणना करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ
नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में अमूर्त संपत्तियां यानी कि अदृश्य संपत्तियों का अगर वसूली मूल्य दिया गया हो तभी उनको हम शामिल करते हैं। और अमूर्त संपत्तियों में गुडविल भी आती है। तो गुडविल का अगर वसूली मूल्य भी नहीं दिया गया हो, गुडविल का अगर जो भी मूल्य दिया गया हो उस मूल्य पर हम ख्याति को लेते हैं। तो गुडविल है, गुडविल से 15,000 रुपये वसूल होंगे, गुडविल के ख्याति के रूप में 15,000 रुपये प्राप्त होंगे। बिल्डिंग पुस्तकों में बिल्डिंग 6 लाख रुपए की दिखाई गई है, लेकिन अगर बेचा जाए बिल्डिंग को आज की तिथि में तो इससे 12 लाख रुपए प्राप्त होंगे। मशीनरी 3,75,000 की दिखाई हुई है, लेकिन अगर कंपनी समापन में चली जाए और मशीन को बेच के पैसा वसूल करना चाहे तो इस मशीन का 3 लाख रुपए प्राप्त होगा 3,75,000 की जगह। विनियोगों को बेचने पर 50,000 रुपए मिलेंगे। सॉरी, विनियोगों का पुस्तक मूल्य 50,000 का है, लेकिन अगर इनको बेचा जाए तो 50,000 की जगह 35,000 रुपए ही प्राप्त होंगे। स्टॉक के 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। स्टॉक को बेचने से 2.5 लाख रुपए वसूल किए जा सकेंगे। डेटर्स, देनदारों से 1,40,000 रुपए वसूल होंगे। और बीआर और बैंक, बिल्स रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मानेंगे कि बिल्स रिसीवेबल 50,000 के हैं और 1,30,000 रुपए बैंक में है। तो इस प्रकार से इन संपत्तियों की जो टोटल वैल्यू अगर कंपनी समापन में चली जाए तो इन संपत्तियों से जो टोटल वैल्यू, टोटल जो कुल मूल्य जो वसूल होगा वो होगा 15,000 प्लस 12 लाख प्लस 3,35,000, 3,35,000, फिर 2,50,000, 1,40,000 और फिर 50,000 और 1,30,000 यानी कि 1,80,000, 21,20,000। अगर कंपनी 31 मार्च 2018 को समापन में चली जाए तो संपत्तियों से 21,20,000 रुपए की राशि वसूल होगी। और इन 21,20,000 में से जो बाह्य दायित्व चुकाने होंगे, बाह्य दायित्व में केवल यहाँ पर इस कंपनी के पास केवल क्रेडिटर्स है, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स है। 21,20,000 में से 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स को चुकाने के बाद में 19,20,000 रुपए शुद्ध संपत्ति के रूप में बचेंगे, नेट एसेट्स। और ये 19,20,000 रुपए अंशधारियों के लिए हैं। इस 19,20,000 रुपए से अंशधारियों को उनकी राशि वापस लौटाई जाएगी। तो नेट एसेट्स 19,20,000 की आ रही है। तो नेट एसेट्स में क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपनी अगर समापन में चली जाए, तो जब कंपनी समापन में जाती है तो कंपनी अंशों पर बकाया राशि की भी मांग करती है। और यहाँ पर वास्तव में कंपनी समापन में नहीं गई है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर कंपनी समापन में चली जाए तो संपत्तियों को बेचकर दायित्व को चुकाने के बाद में 19,20,000 रुपए उसके पास बचेंगे, नेट एसेट्स। और समापन में जाने की कंपनी समापन में जाती है तो अपने अंशों पर बकाया राशि की मांग भी करती है। तो कुछ अंश हैं जो पार्शियली पेड अप हैं, जिन पर पूरी राशि चुकाई नहीं गई है। तो अगर कंपनी समापन में जाती है तो बकाया मांग जो है वो प्राप्त करती है, अपने अंशों पर बकाया मांग की राशि प्राप्त करती है। तो अभी कंपनी वास्तव में समापन में नहीं गई है, इसलिए हम इनको नोशनल कॉल कहेंगे। तो अगर कंपनी समापन में चली जाती है तो इन 25,000 इक्विटी शेयर्स पर जो कि 20 रुपए वाले हैं, उनको केवल 8 रुपए ही चुकाए गए हैं। तो इन अंशधारियों से 12 रुपए प्रति अंश और मांग करेंगे। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹12 ईच, 12 रुपए से प्राप्त होंगे प्रति अंश। और इन 10,000 अंशों पर जो कि 10 रुपए के मूल्य वाले हैं, केवल 5 रुपए ही चुकाए गए हैं। तो 5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से और मांगे जाएंगे अगर कंपनी समापन में चली जाए। कंपनी को पूंजी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कंपनी ने इन अंशों पर जो अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि नहीं मांगी
बकाया मांगे जो है वसूल करती है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि कंपनी समापन में अगर जाती है तो कंपनी के पास 19,20,000 की नेट एसेट्स होंगी और जो नोशनल कॉल आएगी वो आएगी 25,000 शेयर्स पर 12 रुपए प्रति अंश के हिसाब से और 10,000 इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपए 5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। तो 25 लाख शेयर्स पर 25,000 शेयर्स पर 12 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए प्राप्त होंगे बकाया मांग के रूप में और 50,000 रुपए प्राप्त होंगे 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से। तो इस प्रकार से 3,50,000 रुपए मांग से राशि प्राप्त होगी और 19,20,000 रुपए की नेट एसेट्स है। तो 3,25,000 और 3,50,000 और 19,20,000 है 22,70,000 और ये जो 22,70,000 है ये नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। 22,70,000 की जो नेट एसेट्स हैं वो अंशधारियों के लिए उपलब्ध है। तो कंपनी के समापन पर कंपनी के पास 22,70,000 रुपए नेट एसेट्स के रूप में होंगे। 1,000 रुपए की शुद्ध संपत्तियों से हम प्रति अंश मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि एक अंश के पीछे कितने रुपए की संपत्तियां हैं, यानी इनमें अंशों की संख्या का अगर भाग दें तो एक अंश के पीछे कितने रुपए वापस लौटाए जाएंगे, वो प्रति अंश मूल्य कहलाएगा। क्वेश्चन में जो अंश है वो अलग अलग श्रेणी के हैं, कुछ अंश तो है 20 रुपए वाले और कुछ है 10 रुपए वाले। इसलिए जो शुद्ध संपत्तियां हैं उन शुद्ध संपत्तियों को हमको पूंजी के अनुपात में बांटना पड़ेगा। अगर सभी अंश 20 रुपए वाले ही होते या सभी अंश 10 रुपए वाले ही होते, यानी कहने का मतलब कि सभी अंशों का अंकित मूल्य अगर समान होता तो हम 22,70,000 में सीधा का सीधा अंशों की संख्या का भाग लगाकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो अंश है वो अलग अलग श्रेणी के हैं, कुछ अंश 20 रुपए वाले हैं और कुछ अंश 10 रुपए वाले हैं। इसलिए हमको शुद्ध संपत्तियों की राशि को अंश पूंजी के अनुपात में बांटना होगा। अंशों की श्रेणियों का पूंजी में अनुपात। तो अंशों की विभिन्न श्रेणियों का जो कुल चुकता पूंजी है यानी पेड कैपिटल है उसमें अनुपात देखेंगे। तो 30,000 और 25,000 55,000 शेयर से 20 रुपए वाले 30,000 शेयर पर 6 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं और 25,000 पर 2 लाख रुपए पहले से प्राप्त हो चुके हैं और 3 लाख रुपए 25,000 पर जो है बकाया मांग के रूप में समापन की स्थिति में मांगे जाएंगे। तो 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए 11 लाख रुपए की जो है 20 रुपए वाले शेयर से 11 लाख रुपए 30,000 इंटू, अगर हम इसको थोड़ा विस्तार में लिखें तो 30,000 शेयर्स हैं 20 रुपए वाले और 25,000 शेयर्स हैं ये भी हैं 20 रुपए वाले। तो इन 30,000 पर 20 रुपए पूरे के पूरे मांग लिए गए थे और इन 25,000 पर 8 रुपए प्रति अंश मांगे गए थे और 12 रुपए हमने बाद में समापन पर मांगे हैं। तो 20 रुपए इनको प्राप्त होते हैं। अनुपात 15,000 इंटू 10 रुपए इनको प्राप्त हो चुके हैं और बाकी 10,000 का भी 10 रुपए अब पूरे मांग लिए गए हैं। इन 10,000 पर 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए मांगे गए थे लेकिन 5 रुपए अब समापन पर मांगे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 20 रुपए वाले शेयर्स हैं और ये 10 रुपए वाले हैं। तो इन दोनों प्रकार के अंशों की श्रेणियों का चुकता पूंजी में अनुपात देखेंगे और उसी अनुपात में हम शुद्ध संपत्तियों को बांटेंगे और फिर प्रति अंश मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 11 लाख रुपए इनका टोटल आएगा, 6 लाख और 5 लाख 11 लाख और इनका टोटल आएगा 2,50,000। अगर आगे इसका अनुपात देखें तो आगे अनुपात होगा 22:5।
इसमें 50,000 का भाग लगा दिया या 5 का भाग लगा दिया और इसमें भी 5 का भाग लगा दिया, तो 22:5 होगा दोनों प्रकार के अंशों की श्रेणियों का अनुपात। तो 22,70,000 को 22:5 में बांटा जाएगा। 22,70,000 रुपए की नेट एसेट्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए आनुपातिक पूंजी यानी कि जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शनेट एसेट्स आनुपातिक शुद्ध संपत्तियां तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 20 रुपए के मूल्य वाले अंशों के लिए आनुपातिक शुद्ध संपत्तियां 22,70,000 की शुद्ध संपत्तियां के कुल मिलाकर, जिसमें 27 का भाग लगाएंगे, दोनों अनुपातों का योग 27 है और फिर 22 से गुणा करें तो 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए आनुपातिक शुद्ध संपत्तियां ज्ञात हो जाएंगी। 22,70,000 में 27 का भाग लगाकर 22 से गुणा करेंगे, ये आता है 18,49,630 रुपए लगभग। तो 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए जो अनुपातिक शुद्ध संपत्तियां हैं 22,70,000 में से 18,49,630 रुपए और प्रति अंश मूल्य होगा 18,49,630 बटे 30,000 प्लस 25,000, क्योंकि 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंश है 30,000 और 25,000 55,000, तो 18,49,630 में 55,000 का भाग लगाया जाए। या सीधा 55,000 लिख सकते थे अंश अंशों की संख्या, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर 30,000 और 25,000 लिखे हैं। तो 18,49,630 में 20 रुपए वाले जो 55,000 अंश है 30,000 और 25,000 55,000 का भाग लगाया जाएगा। तो 18,49,630 रुपए की शुद्ध संपत्तियां 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशधारियों के लिए है, 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए उपलब्ध है और 20 रुपए अंकित मूल्य वाले 55,000 अंश है। तो 18,49,630 में अगर 55,000 का भाग लगाया जाए तो एक अंश के पीछे 33 रुपए 33 रुपए 60 पैसे की शुद्ध संपत्तियों का बैकअप है। तो इसलिए एक अंश का मूल्य है 20 रुपए वाले अंकित मूल्य का जो अंश है उसका एक अंश का आंतरिक मूल्य है 33 रुपए 60 पैसे। तो जो फुली पेड अप है उसके लिए तो यानी कि 30,000 इक्विटी शेयर्स जो है फुली पेड अप, उनके लिए तो प्रति अंश मूल्य है प्रति अंश आंतरिक मूल्य है 33 रुपए 60 पैसे इन अंशों के लिए। लेकिन जो 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं 20 रुपए वाले जिन पर केवल 8 रुपए ही चुकाए गए हैं, उनके लिए मूल्य होगा 20 रुपए पूर्ण प्रदत्त अंशों का आंतरिक मूल्य है 33 रुपए 60 पैसे और ₹8 प्रदत्त अंशों का आंतरिक मूल्य होगा
20 रुपए अंकित मूल्य वाले जो अंश है वो 30,000 और 25,000 है। 30,000 शेयर्स तो पूर्ण प्रदत्त है, तो पूर्ण प्रदत्त अंशों का आंतरिक मूल्य होगा 33 रुपए 60 पैसे। लेकिन 8 रुपए प्रदत्त अंशों का आंतरिक मूल्य होगा 33 रुपए 60 पैसे। तो जब है जबकि वो अंश पूर्ण प्रदत्त है, यानी कि 20 रुपए पूरे चुकाए हुए हैं। लेकिन अगर अंशतः प्रदत्त है तो जितनी राशि अभी बकाया है उतनी राशि हम आंतरिक मूल्य में से घटा देते हैं, यानी 33 रुपए 60 पैसे में से 12 रुपए हम घटा देंगे, क्योंकि 12 रुपए अभी तक चुकाए हुए नहीं है। तो 33 रुपए 60 पैसे में से 12 रुपए घटाने पर आता है 21 रुपए 60 पैसे। तो 20 रुपए जो पूर्ण प्रदत्त है 20,000 अंश, उनका आंतरिक मूल्य है, प्रति अंश आंतरिक मूल्य है 33 रुपए 60 पैसे। और 8 रुपए प्रदत्त 20 रुपए वाले जो 25,000 8 रुपए प्रदत्त है, उनका आंतरिक मूल्य होगा 21 रुपए 60 पैसे। अब इसी प्रकार जिस प्रकार 20 रुपए वाले अंकित मूल्य 20 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए अनुपातिक शुद्ध संपत्ति हमने ज्ञात की थी, उसी प्रकार हम 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए अनुपातिक शुद्ध संपत्ति 22,70,000 रुपए की शुद्ध संपत्तियां थी। 27 अनुपातों का योग 22 + 5 और 5 से गुणा करेंगे। 27 का भाग लगाकर 22,70,000 में 22,70,000 में 27 का भाग लगाकर 5 से गुणा करेंगे तो आता है 4,20,370। तो 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों के लिए जो अनुपातिक शुद्ध संपत्तियां हैं वो है 4,20,370। और 10 रुपए वाले कुल जो इक्विटी अंश है वो है 25,000। तो प्रति अंश मूल्य होगा 4,20,370 बटे 25,000। 4,20,370 में 25,000 का भाग लगा दिया जाएगा, 15,000 और 10,000 दोनों का टोटल करके। तो 4,20,370 बटा 25,000 तो ये आता है 16 रुपए 80 पैसे। तो जो पूर्ण प्रदत्त है 10 रुपए वाले जो पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर्स है उनके लिए आंतरिक मूल्य होगा 16 रुपए 80 पैसे। और जो अंशतः प्रदत्त है उनके लिए मूल्य होगा जितनी राशि बकाया है उतना इसमें से घटा दिया जाएगा। तो पूर्ण प्रदत्त के लिए तो होगा 16 रुपए 80 पैसे, और जो अंशतः प्रदत्त है उनमें बकाया राशि घटा दी जाएगी। 16 रुपए 80 पैसे में से 5 रुपए अभी तक चुकाए हुए नहीं है। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए अभी तक पेडअप है, यानी 5 रुपए बकाया है। तो 16 रुपए 80 पैसे में से 5 रुपए घटा दिए जाएंगे तो 11 रुपए 80 पैसे इनका आंतरिक मूल्य होगा। तो 10 रुपए अंकित मूल्य वाले में भी जो पूर्ण प्रदत्त है उनके लिए आंतरिक मूल्य होगा 16 रुपए 80 पैसे, और जो अंशतः प्रदत्त है यानी जिन पर 5 रुपए भी बकाया है उनके लिए आंतरिक मूल्य होगा 11 रुपए 80 पैसे। तो इस प्रकार से 33 रुपए 60 पैसे, 21 रुपए 60 पैसे और 16 रुपए 80 पैसे और 11 रुपए 80 पैसे, इन चारों प्रकार के अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।